Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. आज जो है वो हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें बुक्स के नेम्स भी आ रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, राइट। जो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और इम्पोर्टेंट उनके ऑथर्स हैं वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, राइट। तो आप जो है वो इस लेक्चर को देखिएगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज शहबाज एयर बेस इज लोकेटेड इन। तो ये शहबाज एयर बेस के बारे में बता रहे हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो शहबाज एयर बेस जो है आपने देखा कि ये लोकेटेड है जैफराबाद में। ओके, अब ये जो बेस है ना, ये की मेन मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। की रोल प्ले करता है एयरफोर्स बेसिस में। ये एक अच्छा शहबाज एयर बेस है। ओके, एंड ये यूज होता था और यूज होता है जॉइंट ऑपरेशंस के लिए इन कोऑपरेशन विद अलाइज। मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, उनके दरमियान में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए भी यूज होता है, वो जॉइंट ऑपरेशंस के लिए भी यूज होता है। ओके, this base is important because of its strategic location near Afghanistan, right? तो ये जो बेस है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। जिस जगह पे ये वाक़ है वो जगह भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और रोल प्ले करती है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। शम्सी एयर बेस इज लोकेटेड इन कोयटा। ये जो शम्सी एयर बेस है वो लोकेटेड है कोयटा में। ओके, अब ये देखें, इसमें लिखा तो हुआ है कोयटा, बट ये लोकेटेड है वाशुक बलूचिस्तान में, राइट। मैंने आपको कल भी कुछ चीज़ें करेक्ट करवाई थी, तो ये आप याद रख लें कि ये जो शम्सी शम्सी एयर बेस है वो लोकेटेड है वाशुक बलूचिस्तान में। ओके, नाटो एक्सपेल्ड रशियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम नाटो। हेडक्वार्टर्स इन ब्रसल्स ओवर अ स्पाई स्कैंडल इन एस्टोनिया में। ओके, अब इसमें बोला ये जा रहा है कि नाटो जो है ना वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको ये सबको पता होगा कि ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका छोटा सा मैं मिसाल आपको अगर दूं, तो रिसेंट जो वॉर हो रही है ना ईरान की एंड यूएस एंड इसराइल की, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो यूएस भी अटैक कर रहा है, इसराइल भी अटैक कर रहा है, ईरान भी अटैक कर रहा है। पर देखें, ईरान जो है ना वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा यूएस पे, क्योंकि यूएस जो है वो नाटो का मेंबर है, और अगर एक कंट्री पे अटैक होगा तो वो कंसीडर किया जाएगा सारी कंट्रीज पे कि अटैक हुआ है, और वो मिलके रिस्पॉन्ड करेंगी। तो देखिए, ईरान जो है वो यूएस के जो बेसिस हैं दूसरी कंट्रीज में, ओके, मिलिट्री बेसिस या ऑयल रिफाइनरीज जो है उन पे अटैक्स हो रहे हैं, राइट। हेडक्वार्टर्स जो हैं उन पे अटैक हो रहे हैं। डायरेक्ट यूएस पे जो है वो ईरान अटैक इसीलिए यही नहीं कर रहा। देखें, जैसे इसराइल पे कर रहा है तो वो कर सकता है बिकॉज इसराइल इज नॉट द मेंबर ऑफ नाटो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सेकंड अगर मैं इस पे आपको एग्जांपल दूं ना, तो सेकंड एग्जांपल ये है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, तो रशिया ये कहता है कि यूक्रेन जो है वो ज्वाइन नहीं करे नाटो को, बिकॉज अगर यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन कर लिया तो ये सारी जो फौजें हैं ना नाटो को नाटो की, वो मेरे बॉर्डर पे आके बैठ जाएंगी, और ये मेरी कंट्री के लिए खतरा है। तो ये चीजें हैं। पर इसमें जो बात की गई है, इसमें ये बोला गया है कि नाटो एक्सपेल्ड रशियन डिप्लोमेट्स,
फ्रॉम NATO हेडक्वार्टर इन ब्राजिल्स ओवर अ स्पाई स्कैंडल इन एस्टोनिया। ओके, तो इसका हेडक्वार्टर भी बताया गया है कि ये ब्राजील्स में है। ओके, ये शो करता है ग्लोबल टेंशन बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। हु won मैक्सिमम नंबर ऑफ द ग्रैंड स्लैम इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड टेनिस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि इनको आप जो है वो अ, देख लिया करें बार बार, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, अपडेट होती है इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये है कि नाटो ने एक्सपेल ये तो हमने कर लिया। जो हम लोग अभी कर रहे हैं ग्रैंड स्लैम के बारे में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम का किसने जीते हैं, तो ये पहले तो रोगर फेडरर था, बट अभी नहीं है ये। ओके, अभी जो है वो नोवेक जोकोविक है, ये आपको पता होगा। ओके, तीन बड़े नाम हैं इन ग्रैंड स्लैम में टेनिस के। अब इन तीन नामों में एक तो ये फेडरर है, दूसरा नडाल है, ओके, और तीसरा ये जोकोविक है। तो अभी जो है वो नोवेक जोकोविक जो है वो उसने मैक्सिमम जीते हैं ग्रैंड स्लैम्स टेनिस में। ओके, तो आई सजेस्ट यू कि टाइम टू टाइम आप ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी भी अपडेट कर लिया करें, सर्च करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया। हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स रोगर फेडरर हैज won till 2009। तो ये 16 बताया गया है, इन्होंने जो है वो 16 जीते थे। पर बट अपने फुल कैरियर, इनके पूरे कैरियर में इन्होंने ना 20 जीते थे। ओके, and he was considered the greatest before Novak Djokovic, right। और नेवर जो जेकोविक है ना, इन्होंने ही इनका जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। In 1991, Madras was also changed to the new name of Chennai। ओके, देखें डिफरेंट नेम्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले टर्की होता था, टर्की का अब है टर्की है। क्यों? क्योंकि टर्की एक वर्ड है। अब लोग जब टर्की सर्च करते थे तो वो वर्ड आ जाता था सर्च में, इंस्टेड ऑफ टर्की एज अ कंट्री। तो इन्होंने अपनी क्या की, स्पेलिंग चेंज कर दी। वैसे ही चिन्नाई का नेम चेंज, चिन्नाई जो है वो चेंज हुआ है। ओके, मद्रास को रीनेम करके चिन्नाई रखा गया 1991 में। ओके, ये इंडिया का हिस्सा है। अब ये देखें, जैसे बी फॉर बॉम्बे था, ये मुंबई। ओके, और ये कलकत्ता था, तो ये सी वाला कैलकटा था, तो ये इन्होंने किया के वाला कैलकटा। ओके, स्पेलिंग चेंज कर दी। तो ऐसे ही जैसे बलूचिस्तान का हमने जो है वो अमेंडमेंट जो हुई थी, 18th अमेंडमेंट, जरदारी के टाइम में अमेंडमेंट हुई थी वो, उसने उससे क्या हुआ था कि नेम्स भी चेंज किए गए थे। जैसे NWFP का KP के रखा गया था, सिंध की स्पेलिंग चेंज की गई थी, बलूचिस्तान की स्पेलिंग चेंज की गई थी। तो जैसे फैसलाबाद का नेम लैलपुर था पहले। तो वैसे ही ये नेम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, इन द लाइन ऑफ फायर, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये परवेज मुशर्रफ की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, इन द लाइन ऑफ फायर। ओके, अब ये इन्होंने इस बुक में लिखा क्या है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने, इन्होंने कवर किया है कारगिल वॉर जो हुई थी ना इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान में, उसको। एंड वो प्रेसिडेंट भी तो रहे हैं ना, तो उस प्रेसिडेंसी के टाइम पीरियड में उन्होंने जितने भी अचीवमेंट्स थी या जितनी भी चीजें उन्होंने की थी वो इन्होंने लिखी हैं, राइट। और
ऑटोबायोग्राफी जो है ना वो खुद पे लिखी जाती है। ओके, ये मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था। इन द लाइन ऑफ फायर मुशर्रफ की लिखी हुई किताब है, जनरल परवेज मुशर्रफ की। ओके, डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म इन साउथ एशिया बुक इज रिटन बाय आयशा जलाल। अब इनके बुक्स के नेम ऐसे होते हैं कि आपको पता लग जाए कि ये इनका ही लिखा हुआ है, आयशा जलाल का। राइट। आप बोलेंगे कैसे, कैसे इनके नेम से पता लग जाता है कि ये इनके लिखे हुए बुक्स हैं? तो आप ये देखेंगे ना, ऑटोक्रेसी का अपोजिट जो होता है ना वो डेमोक्रेसी होता है। राइट। अब ये इन्होंने इनका नेम ऐसे है, एक है डेमोक्रेसी एक तरफ, दूसरी तरफ अथॉरिटेरियनिज्म। ओके, इन साउथ एशिया। तो ये बुक लिखी गई है आयशा जलाल की। ओके, तो इसमें बेसिकली आयशा जलाल कवर ये करती हैं कि अ, जो हिस्ट्री है साउथ एशिया की, या ग्लोबल इश्यूज हैं, ओके, या ग्लोबली कैसे जो है वो रिकग्निशन मिली है साउथ एशियन कंट्रीज को, तो मतलब इट इज रिलेटेड टू साउथ एशियन कंट्रीज। ओके, साउथ एशिया में क्या सिस्टम रहा है उसके बारे में। अब देखें, इसका इनका दूसरा भी बुक है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ मार्शल लॉ। ओके, मार्शल लॉ, द स्टेट ऑफ मार्शल रूल। ओके, सॉरी, ये लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ मार्शल रूल। अब देखें, डिफरेंट मार्शल आर्ट्स भी लगी हैं, मार्शल रूल भी जो है वो आपको देखने को मिला है। तो ये एक बुक है जो लिखी गई है, आयशा जलाल ने लिखी है, सेल्फ एंड सॉवरेनिटी। ओके, एक तो खुद और दूसरा सॉवरेनिटी। ओके, ये भी बुक जो है वो आयशा जलाल ने लिखी है, सेल्फ एंड सॉवरेनिटी बुक इज रिटन बाय आयशा जलाल। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स बुक इज रिटन बाय J.R.R. टॉलकिन। ओके, ये जो बुक है रिंग्स, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स बुक जो है ये लिखा है टॉलकिन ने। ओके, बुक्स रिटन बाय बराक ओबामा आर। अब ये देखें, मैंने जैसे इनको डिफरेंट कलर्स में इसलिए हाईलाइट किया है आपके लिए क्योंकि आपको जो है वो आसानी हो। ओके, बुक्स रिटन बाय बराक ओबामा आर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, द ऑडेसिटी ऑफ होप। ऑडेसिटी आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं? ऑडेसिटी, बहादुरी, ब्रेवरी, ऑडेसिटी, करेज। ओके, शिवलरस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ऑडेसिटी होनी चाहिए इंसान में। बुक्स रिटन बाय बराक ओबामा आर, फर्स्ट है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये दूसरा इनका बुक है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉमेडी? अब आपको पता है एरिस्टोफेंस जो है ये उनको कहा जाता है फादर ऑफ कॉमेडी, एरिस्टोफेंस। ओके, ये रहते थे एंशंट ग्रीस में। ओके, ग्रीक सिविलाइजेशन गिव मेनी लिटरेरी फाउंडेशंस। राइट, तो आपको इस इनसे अंदाजा हो गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड बाय रोजवेल्ट। ओके, ये जो नेम है ना यूनाइटेड नेशंस, ये कॉइन किया गया है रोजवेल्ट के द्वारा। ओके, द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड बाय रोजवेल्ट। राइट। अब जो है वो, अब ये भी है इससे रिलेटेड जो मैं आपको बताऊं, तो ये जो ये टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, यूनाइटेड नेशंस जो है वो फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। ओके,
पर यूएन जो है वो ऑफिशियली बनी 1945 में। ये आपको आना चाहिए कि यूएन कब बनी थी, तो 1945 में बनी थी। ओके। द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस was coined by Roosevelt, ये हमने पढ़ा। Which one of the following king of France is called citizen king? Okay. Which one of the following king of France is called citizen king? Louis Philippe. Which one of the following king of France is called citizen king? तो वो है लुइस फिलिप। तो ये चीजें आप याद रख लें। नॉन फॉर रूलिंग एज अ कॉमन मैन किंग। ओके, सिटीजन का मतलब ही ये होता है कि शहरी, मतलब ये जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसका किंग, उनका किंग। ओके। नॉन फॉर रूलिंग एज अ कॉमन मैन किंग। ओके, तो ये आप याद रख लें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? ये आपको पता है, पीर वसी शाह जो है उनको कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ पंजाबी। ओके। फेमस है फॉर हीर रांझा। ओके। तो इसलिए इनको जो है वो कंपेयर किया जाता है शेक्सपियर ड्यू टू लिटरेरी एक्सेलेंस। राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड? लुइस बी मेयर। ओके। किन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द अकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड? वो है लुइस बी मेयर, फादर ऑफ ऑस्कर अवार्ड, लुइस बी मेयर। ओके। अब ऑस्कर स्टार्ट कब हुआ था, आपको ये भी क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप याद रख लें कि ये 1929 में स्टार्ट हुआ था ऑस्कर। ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द यूएसए? जॉन एडम्स। जॉन एडम्स जो है वो उन्हें कहा जाता है फाउंडर। ओके। पर सही बात बताऊं तो ये कहा जाता है कि एक कोई इनका जो है ना सिंगल फाउंडर नहीं है। ओके। जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में कहा जाता है, या जेफरसन के बारे में कहा जाता है, या फ्रैंकलिन के बारे में भी यही कहा जाता है। सो आप केयरफुल रहना, कोई भी अगर इनमें से आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके। जेफरसन याद रख रख लें, फ्रैंकलिन याद रख लें। ओके। जॉर्ज वॉशिंगटन याद रख लें। ओके। अब आ जाते हैं, और इसमें देखें ये मिस्टेक है ना, आप ये जॉन एडम्स लिखा हुआ है, ये जो है वो इसमें आपको करेक्शन करनी चाहिए, जॉर्ज वॉशिंगटन लिखना चाहिए। ओके। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अब अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हो, तो आपको क्या करना चाहिए, इनको इनका नेम आपको आना चाहिए। जिससे फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज हैं, तो वैसे ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ हैं। अब एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी थी वो ये दी थी कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ओके। नेशन की ये जो वेल्थ है उससे रिलेटेड स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। राइट। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ओके। और अगर वो आप पढ़ेंगे, अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह, तो आपको उसमें था क्या, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, तो सारा कुछ जो है वो वेल्थ के बारे में ही लिखा हुआ था उसमें। ओके। अब मैं थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देती चलूँ, बीइंग एन एचआर स्टूडेंट एंड बिजनेस स्टूडेंट। तो जैसे पहले पहले जो बंदे थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था ना, वो एडम स्मिथ थे।
उसके बाद जो थे वो मार्शल आए। मार्शल मार्शल कहते थे कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ओके, या इट इज द स्टडी ऑफ मटेरियल थिंग्स। बट उसके बाद जो है वो रॉबिन्स आए। ओके, रॉबिन्स ने कहा कि नो, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज in order to get maximum utility and satisfaction of our wants। और उन्होंने ये भी कहा कि रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ओके, उनको हमें इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न टर्की? तो ये कमाल अतातुर्क है, ये भी आपको पता होगा। ओके, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिसे कहा जाता है, सेक्युलर रिफॉर्म से लेके आए थे। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। हु इज कॉल्ड लॉयन ऑफ पंजाब? पंजाब का लॉयन किसे कहा जाता है? तो वो है रंजीत सिंह। ओके, रंजीत सिंह को कहा जाता है फाउंडर, सिख फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर। ओके, हु इज कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब? रंजीत सिंह। ओके, Otto von Bismarck is called the man of the blood and iron। अब ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है, आप ये देखें। उनका कॉन्सेप्ट था कि जो है वो उनका जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, और ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। राइट, लाइक बिस्मार्क को देखें, बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन है, यूनिफाइड किया इन्होंने जर्मनी को। राइट, थ्रू द वॉर एंड डिप्लोमेसी। राइट, फेमस है पॉलिटिकल फ्रेज से। ओके, बाकी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया था। ओके, नोन फॉर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ये है तो मतलब सिमिलरली लग रहे हैं। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया के हैं जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन जो है वो यूज होता है ऑटो वॉन बिस्मार्क के लिए। ओके, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो वो सरदार वल्लभ भाई हैं। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ। शाहनामा इस्लाम वाज रिटन बाय हफीज जालंधरी। अब हफीज जालंधरी के बारे में आपको ये भी पता होगा कि नेशनल एंथम भी हमारा इन्होंने लिखा था। ओके, तलुए इस्लाम वाज रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ओके, द बुक कन्फेशन वाज रिटन बाय रूसो। ये जो बुक है कन्फेशन, वो किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। ओके, जेन जॉकस रूसो। ये आपने अगर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपको याद होगा। ओके, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द स्टोरी ऑफ नेशन इज रिटन बाय। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द स्टोरी ऑफ नेशन इज रिटन बाय जियलाना। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दूसरी बात ये कि जब भी आप मेरे लेक्चर सुना करें ना, तो थोड़ी स्पीड लेक्चर की बढ़ा के सुना करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोलती हूँ। ओके,
समटाइम्स, क्योंकि इंसान थक जाता है ना कभी कभार, तो वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।